गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर संजय तिवारी है और हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो क्लैक्स हैं या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए, और थोड़ा बहुत ये पब्लिक के लिए भी रहेगा कि पब्लिक विल गेट द नॉलेज, जो पेशेंट विल ऑल्सो गेट द नॉलेज कि कोई भी बीमारी हमें क्यों होती है, उसका हम घर पे मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विद द पीडल एडीमा। पीडल एडीमा एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे ओपीडीज में अक्सर आती रहती है। तो ये हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इस पे पीडल एडीमा पे हम अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो पहली एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ तो ये समझनी है कि पीडल एडीमा होता क्या है। तो पीडल एडीमा या एडीमा किसी भी प्रकार का नॉर्मल फ्लूइड जो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अकोमोडेट हो जाता है लिम्फेटिक ड्रेनेज से ज़्यादा कैपेसिटी में। हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड बनता है, वो ड्रेन होके आउट हो जाता है, बट इतना ज़्यादा फ्लूइड बनने लगे या इतना ज़्यादा फ्लूइड अकोमोडेट होने लगे जो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाए, वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इकट्ठा होता है, तब उसको हम एडीमा बोलते हैं। दैट द abnormal fluid accumulation in the interstitial spaces that exceed the capacity of physiological lymphatic drainage, that condition is called edema। अब इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए कि मैकेनिज्म बनता कैसे है। पहला, इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस इज डिपेंडेंट अपॉन द हाइड्रोस्टैटिक्स एंड ऑन्कोटिक प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द कैपिलरीज एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज। जो हमारी कैपिलरीज हैं उसमें ऑस्मोसिस होती है, चीजें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उसमें दोनों तरफ एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है, एक अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। दोनों प्रेशर के डिफरेंस से अगर कम या ज्यादा होता है तो वो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहता है इंटरस्टिशियल स्पेस के बाहर आ जाता है और वहीं पे वो अकोमोडेट हो जाता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज उसका नहीं हो पाता है। दूसरा, दे आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन द 4 फैक्टर्स: कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। जो ब्लड कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी होती है, ब्लड कैपिलरी में से कितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कितनी बाहर आएगी, क्या फ्लूइड अंदर जाएगा, क्या फ्लूइड बाहर आएगा। दूसरा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कितना उसकी जो मेम्ब्रेन है वो कितना प्रेशर अपने यहाँ से पास होने देती है। देन ऑन्कोटिक प्रेशर एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, कि हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज कितना बढ़िया काम कर रहा है। इन केस समटाइम लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर काम नहीं करता है तभी भी फ्लूइड अकोमोडेशन होने लगता है। So now any derangement increase in the interstitial fluid resulting the edema। अब ये स्टर्लिंग लॉ है कैपिलरीज का जो पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में। कैपिलरीज के बारे में सब कुछ बताया हुआ है कि नियरली एज मच एज फ्लूइड इज रीअब्सॉर्ब्ड एज वाज फिल्टर, कि जितना भी फ्लूइड हमारा फिल्टर होता है कैपिलरीज से उसका ऑलमोस्ट 85% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ओनली 15% जाता है लिम्फेटिक ड्रेनेज में। Not 100% fluid return because of the few plasma protein leave vessels into the interstitial spaces। कि 100% फ्लूइड वापस रिटेंशन में नहीं जाता क्योंकि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाती हैं, तो उन प्रोटीन्स के कारण कुछ फ्लूइड वहां पे रह जाता है। देन रिमाइंडर ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन इंटर टू द लिम्फेटिक कैपिलरीज 3 लीटर पर डे एंड इज इवेंचुअली रिटर्न टू द ब्लड। ये पूरी मैकेनिज्म है, स्टर्लिंग लॉ है कैपिलरीज का, जिसके कारण लिम्फेटिक ड्रेनेज, ऑन्कोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है। अब आते हैं इसके कॉजेस क्या क्या हैं, क्यों होता है। अगर इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी है, अगर कैपिलरी की परमिशन देने की, जो कैपिलरी की वेन्स है उसकी परमिशन देने की पावर बढ़ जाती है कि हाँ बहुत ज्यादा फ्लूइड हमारे में से बाहर जाए। लोकल कॉज, अगर सेलुलाइटिस है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है वहां पे। सिस्टमेटिक कॉज, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, सेप्सिस हुआ है पेशेंट को। इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस कारण से भी होता है। लोकल कॉज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने का ये होता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है, कहीं एक स्पेसिफिक जगह में कोई कंपार्टमेंट या सिस्ट बन जाता है, वहां पे फ्लूइड अकोमोडेशन होने लगता है। क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी हो जाती है, जो वीनस ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाता है। सिस्टमेटिक कॉज में 3 मेन कॉज आते हैं, कार्डियक कॉज आता है, रीनल कॉज आता है एंड हेपेटिक कॉज आता है, जिसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर आता है, कॉर पल्मोनरिया आपका लंग से संबंधित है, रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर एंड अनीमिया है, प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में भी जर्ली पीडल एडीमा हो जाता है। अगर अनीमिया होता है, अगर आयरन इंड्यूस्ड अनीमिया है या पेम है तो उस कारण से भी एडीमा होता है। उसके बाद ये तो इंक्रीज हो गया, अगर ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उस ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होने के कारण भी एडीमा होता है।
सिस्टमेटिक कॉज उसका क्या है, प्रोटीन डिफिशियंसी स्टेट हो जाएगी। प्रोटीन डिफिशियंसी स्टेट मतलब यूरिन में एल्बुमिन पास होने लगेगा, लीवर में यूरिन की प्रोटीन की कमी हो जाएगी, एल्बुमिन प्रोटीन कम होने लगेगा। प्रोटीन डिफिशियंसी स्टेट लाइक क्रोनिक लीवर डिजीज, सीएलडी का पेशेंट होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होंगे और रीनल पैरेंकाइमा की बीमारी हो जाएगी, क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा, प्रोटीन लूजिंग इंट्रोपैथी हो जाएगी, मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा, बहुत प्रॉपर तरीके से प्रोटीन रीअब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। देन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। लिम्फेटिक एडिमा सामान्य तौर पे यूनिलेटरल बायलेटरल दोनों होता है इन केस ऑफ फाइलेरियोसिस, जो हम आगे भी देखेंगे। कहीं पे किसी को ट्यूमर हो गया है या ट्रॉमा है या उसका रेडिएशन या इन्फेक्शन लाइक फाइलेरियोसिस, जो भी मैंने बताया कि रेडिएशन, अगर मान लीजिए कोई कैंसरस पेशेंट है, ऑन्कोजेनिक पेशेंट्स है, तो वो रेडिएशन थेरेपी में अगर एक्सपोज होता है तो वहां पे उसको एडिमा कॉज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब एक चीज होती है एनासार का और एडिमा में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर एडिमा जर्नलाइज्ड होगा, पूरी बॉडी में होगा, तो उसको हम एनासार का बोलेंगे। अगर एडिमा लोकलाइज्ड होगा तो हम वहां बॉडी के नाम से बोलेंगे। सपोज दैट अगर लोअर लेग में एडिमा है तो हम उसको पीडियल एडिमा बोलते हैं। देयर आर टू प्रिंसिपल कॉजिंग जनरलाइज्ड एडिमा, एक फ्लूइड ओवरलोड, दूसरा हाइपोप्रोटीनेमिया। फ्लूइड ओवरलोड कैसे होता है? फ्लूइड ओवरलोड ये होता है, कभी कभी आईपीडीज में हम क्या करते हैं, पेशेंट अगर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है या किसी और चीज का पेशेंट है तो वी यूज टू कंटिन्यू सलाइन, उसको सोल्यूशन हम चढ़ाते हैं, चाहे एनएस हो, आरएल हो, डीएनएस हो या फिर और भी कुछ हो। तो जब उसका कंटिन्यू सलाइन सोल्यूशन चढ़ाते हैं और उसकी बॉडी के अगर हम विदाउट एनी लैब टेस्ट, तो उस कंडीशन में उसको फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस रहते हैं। देन हाइपोप्रोटीनेमिया अगेन यूरिन में आपकी प्रोटीन पास आउट होने लगती है। द इफेक्टिव एट्रियल ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड एंड रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज, तो इस कारण से एडिमा होता है रीनल पैरेंकाइमा में। देन अगर पेशेंट हमारे पास आता है, ये तो पॉजिटिव एजेंट हो गए कि किस कारण से होता है। अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हमको उसको क्या देखना है, पहली चीज तो फर्स्ट थिंग हमको उसकी हिस्ट्री लेनी है। पेशेंट की हिस्ट्री में उसकी साइट देखनी है, कहाँ पे है, जर्नलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है, ड्यूरेशन अक्यूट है या क्रॉनिक है, पेन हो रहा है या नहीं पेन हो रहा है, वेरिएबिलिटी कितनी है। वेरिएबिलिटी मतलब कि वो सुबह होता है, शाम को होता है, पेशेंट रेस्ट करता है तो उसको एडिमा में रिलैक्स मिल जाता है। सिस्टमेटिक इलनेस देखना है, पेशेंट कहीं सीकेडी, सीएलडी और एचएफ का कोई पेशेंट तो नहीं है पुराना। ड्रग इनटेक, पेशेंट कौन से ड्रग्स ले रहा है। कभी कभी कुछ ड्रग्स होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस, वो सारे भी एडिमा कॉज करती हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो पहली चीज साइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, साइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे चेक करते हैं कि पेशेंट का यूनिलेटरल पीडल एडिमा है। अगर यूनिलेटरल है तो लोकल कॉज है, लाइक डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, कहीं भी उसकी वेन में कोई दिक्कत हुई, सेलुलाइटिस है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है और फाइलेरियोसिस है। अगर बायलेटरल पीडल एडिमा है देन वी विल गो फॉर द सिस्टमैटिक कॉज लाइक कंजेस्टिव हार्ट, कार्डियक फेलियर, लीवर फेलियर एंड किडनी फेलियर। ठीक, अब ड्यूरेशन देखेंगे। ड्यूरेशन में अक्यूट है और क्रॉनिक है। अक्यूट वी विल कंसीडर जब 72 आवर से लेस रहता है, क्रॉनिक वी विल कंसीडर जब 60 डेज से मोर रहता है। जब 60 डेज से ज्यादा उसके पैरों में सूजन बनी रहती है तो वो क्रॉनिक एडिमा होता है। अगर मात्र 72 घंटे तक ही सूजन बनी हुई है तो वो अक्यूट एडिमा होता है। अब अक्यूट एडिमा किसी इन्फेक्शन से हो सकता है, सेलुलाइटिस से हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। बट क्रॉनिक एडिमा कभी भी होगा तो वो सिस्टमेटिक कॉज में ही होगा। सिस्टमेटिक कॉज अगेन मैंने बताया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर। हाइपरप्रोटीनेमिया एफिशिएंसी, हाइपरप्रोटीनेमिया होगा तो दैट मींस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीएलडी, क्रॉनिक लीवर डिजीज। तीसरा हम देखते हैं एसोसिएशन विथ पेन। एडिमा के साथ पेशेंट को पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर पेनफुल एडिमा है, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो देन इट विल गो फॉर सेलुलाइटिस एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर पेनलेस एडिमा है तो सिस्टमेटिक डिजीज है। हो सकता है पेशेंट को सीएलडी हो, क्रॉनिक लीवर डिजीज हो तो असाइटिस के कारण एडिमा हो रहा हो सकता है पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, उस कारण उसके किडनी फंक्शन, नेफ्रोटिक फंक्शन कम हो गए हो, तब उसको एडिमा हो रहा हो, या वीनस इनसफिशिएंसी हो रही होगी, उसको प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होगा उसके वेन्स में। देन वेरिएबिलिटी हम कब देखते हैं? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर डिपेंडिंग एडिमा एग्रीवेट बाय स्टैंडिंग एंड इंप्रूव बाय ओवरनाइट लिम्ब एलिवेशन। जब वेरिएबिलिटी मैंने एडिमा का भी बताया था कि ये देखना है कि कोई उसका पोस्चरल चेंजेस हम देखते हैं, पोस्चर देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो दिन भर चेयर पे बैठ के काम करता है या कोई पेशेंट ऐसा है जो दिन भर खड़े होकर काम करता है,
तो उसका दिन भर में एडिमा बन जाता है। बट जैसे ही वो रात को रेस्ट करता है, अपना पाँव के नीचे कोई पिलो या लेग्स को एलिवेटेड कर लेता है, तो उस टाइम पे मॉर्निंग में उसका एडिमा गायब हो जाता है। देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वेरिएबिलिटी में आता है दैट एडिमा इज कैरेक्टरिस्टिकली जनरलाइज्ड बट स्पेसिफिकली एविडेंट इन द वेरी सॉफ्ट टिश्यू लाइक आईलिड्स एंड फेस इन द मॉर्निंग। कभी कभी एडिमा ऐसा होता है कि भाई जनरलाइज एडिमा होता है बट वो केयर नहीं कर पाते, उसको ध्यान नहीं दिया जाता, बट एट द एंड जब पेशेंट रात को सोता है, सुबह उठता है तो उसके चेहरा सूजा रहता है, आईलिड्स आंखों के नीचे उसके स्वेलिंग रहती है, वो होता है। देन हिस्ट्री हम लेंगे सिस्टमेटिक इलनेस की, कि आप कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आता है उसको एक्सर्शन डिस्निया तो नहीं है, ऑर्थोपनिया नहीं है, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया नहीं है, डिस्निया चेस्ट पेन या पैल्पिटेशन नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें हम लेते हैं कार्डियक हिस्ट्री में। उसके बाद हम उसके रीनल हिस्ट्री लेंगे, ओलिगोयूरिया तो नहीं है, पॉफिनस फेस पे तो नहीं है। सामान्य तौर पे कभी कभी होता है, वी यूज टू कंफ्यूज हाइपोथायराइडिज्म, तो हाइपोथायराइडिज्म में भी एडिमा होता है, तो उस कंडीशन में वी डोंट कंसीडर कि हाइपोथायराइडिज्म में हम उसको टेस्ट लेते नहीं है और हम उसको भेज देते हैं सीधे थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए, जब हम उसमें रीनल कॉज कंसीडर नहीं करते, जबकि पॉफिनेस ऑफ फेस भी अगेन रीनल कॉज होता है। थर्ड सिस्टमेटिक है उसके लीवर का फंक्शन, वी विल कंसीडर कि उसका अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है नहीं है, ब्लड सेफ ट्रांसफ्यूजन हुई है नहीं है, टैटूइंग उसकी बॉडी पे किसी प्रकार का टैटू है नहीं है, आईज में जो आईलिड के आईब्रोज है उसमें या चाहे यूरिन है उसमें येलो डिकलरेशन है या नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंस है नहीं है। कभी कभी पेशेंट आएगा सीएलडी का साइटिस का पेशेंट रहेगा, उसके पूरे पेरिटोनियल स्पेस में फ्लूइड भरा रहेगा, वो बोलेगा सर एडिमा हुआ है, हमको पूरा पेट दर्द कर रहा है, पानी भरा हुआ है पेट में, देन वी विल कंसीडर कि हाँ वो सीएलडी का पेशेंट है। अब हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में हाइपोथायराइडिज्म आती है। हाइपोथायराइडिज्म कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे हाइपोथायराइडिज्म एंड रीनल कॉज में? हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, फटीग होगा, पेशेंट हमेशा थका थका महसूस करेगा, उसका बॉडी वेट बढ़ेगा, बॉडी में सूजे, बट रीनल कॉज में बॉडी वेट नहीं बढ़ता। डिक्रीज एपेटाइट होगी, भूख नहीं लगेगी उसको, स्लीपीनेस होगी, रात को नींद नहीं आएगी, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, ठंडी चीजें उसको बर्दाश्त नहीं होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, डिक्रीज मेनेसेस होंगे। देन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में स्नोरिंग होगी उसके नाइट में, इंटरप्टेड एपिसोड होंगे एपनियास के, कभी नींद आएगी फिर टूटेगी, फिर नींद आएगी फिर टूटेगी, एक्सेसिव दिन में वो सोता रहेगा पेशेंट, डे टाइम फटीग रहेगा, टायर्डनेस रहेगी उस पेशेंट को। अब 7th पॉइंट में आते हैं उसकी हिस्ट्री इनटेक, उसने ड्रग्स क्या क्या ले रखी हैं। कॉमन ड्रग्स जो होती है जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गई, एनसेट्स होगी, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन हो गई, चाहे कुछ जर्नलाइज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गई, ये हार्मोनल थेरेपी की मेडिकेशन हो गई, ये सारी एडिमा कॉज करती हैं। 50% पेशेंट्स जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे लेते हैं, एम्लोडिपिन निफेडिपिन टाइप के मेडिकेशंस, उनको एडिमा होने के परफेक्ट चांसेस रहते हैं। 5% वो पेशेंट जो एनसेट्स लेते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एनाल्जेसिक ड्रग्स लेते हैं, उनकी कंप्लीट पीरियड एडिमा की रहती है, बट ये लॉन्ग ड्यूरेशन पे होता है, जब वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपोज रहता है तब। ये एक लिस्ट है जो ड्रग एसोसिएटेड एडिमास होते हैं, डायरेक्टली एट्रियल वेसोडाइलेटर्स अगर आप लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, तो हाइड्रोलाजीन है, कोडिनीन है, मेथिलडोपा है, अल्फा ब्लॉकर्स है। सीसीबी में आते हैं अगेन हाइपरटेंसिव मेडिसिन। हाइपरटेंसिव मेडिसिन कई प्रकार की होती हैं जो हम एक दूसरे वीडियोस में उसको बताएंगे कि हाइपरटेंशन को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उसको रोकना है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिकेशन जैसे एम्लोडिपिन निफेडिपिन अभी मैंने बताया, देन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेट्स, आइब्रूफेन होगी, डाइक्लोफेनाक हो गई, एसिक्लोफेनाक हो गई, इस तरह के मेडिकेशन जब प्रोलॉन्ग यूज में रहती है तब एडिमा कॉज करती हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोस्टेरॉइड्स होते हैं, एनारोबिक स्टेरॉइड है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। पेशेंट जब इनको ओरली लेना चालू करता है, आपकी बॉडी फंक्शन में नहीं, जब पेशेंट बाहर से एज अ मेडिकेशन इनको लेना चालू करता है तो वो एडिमा कॉज करती हैं। थियाइसोजेंडोल है, आपका पायोग्लिटाजोन है, रोसिग्लिटाजोन है, ये एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस हैं। ये रिसेंट स्टडी में आया है कि पायोग्लिटाजोन के साथ जो मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन आता है वो पीडल एडिमा कॉज करता है। उसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये होता है कि जब मेटफॉर्मिन आप लॉन्ग ड्यूरेशन यूज करते हैं तो विटामिन B6 की अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। उस अब्जॉर्प्शन कम होने के कारण आपके मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते, आपको कंटिन्यू फटीग बना रहता है, टिंगलिंग सेंसेशन लोअर एब्डोमेन में होता है, वो लोअर लिम्ब में होता है और एडिमा कॉज होता है। नेक्स्ट, अब लोकल पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे?
पहला उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे व्हाटएवर यूनिलैटरल है या बाइलैटरल है। अगर यूनिलैटरल है तो कितनी दूर तक है, बाइलैटरल है तो कितनी दूर तक है। फिर उसकी साइट देखेंगे, बोनी प्रोमिनेंस है, लाइक मीडियल मैल्कस में है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया में है, सैक्रम में है या बेड रिडन पेशेंट है। उसके बाद टेंडरनेस देखेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या सेलुलाइटिस है या कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, जर्नलाइज टेंडर है। लिम्फेडिमा और एडिमा जो दोनों होते हैं सिस्टमेटिक डिजीज और हाइपोप्रोटेनेरिया स्टेटेड में ये पेनलेस होते हैं, जो पहले बता दिया है। ये है पिटिंग एडिमा, लिपिडिमा, मिक्स एडिमा, मोस्ट अदर डिजीजेस कॉटिंग पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा क्या होता है? एडिमा के पेशेंट्स को आप प्रिक करेंगे, पैल्पेट करेंगे, नीचे गड्ढा बनेगा, थोड़ी देर में आप हाथ हटा देंगे, गड्ढा क्लियर आउट हो जाएगा, जैसा इस पिक्चर में यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इस तरह से। देन आपका आता है स्किन चेंजेस, स्किन के उसके मैल फंक्शनिंग, स्किन का कलर कैसा चेंज हुआ है। अगर पेशेंट को सेलुलाइटिस है तो मोस्ट कॉमन साइट सेलुलाइटिस की होती है, लेग होता है, उसका इरिथमिया हो जाता है, रेडनेस हो जाती है उसके स्किन में, स्किन थोड़ी सी वार्म फील होती है, जब हम टच करते हैं स्किन को तो स्किन थोड़ी सी वार्म फील होती है, स्वेलिंग रहती है और पेल होता है। मिक्सडीमा में स्किन उसकी ड्राई हो जाएगी, कोअर्स हो जाएगी, थिक हो जाएगी, लाइक इन केस ऑफ फाइलेरियासिस। क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी में हीमोस्टर्निक डिपोजिशन हो जाएगा, ब्राउनी स्किन हो जाएगी, वेरिकोज वेन हो जाएगा, वेनस अल्सर हो जाएगा जो कि क्लियरली विजिबल होता है ऊपर से। क्रॉनिक लिम्फेडिमा में क्या होता है? हाइपरकेरोटिक स्किन हो जाती है, ब्लैक सी स्किन हो जाती है, पैल्मेटिनस स्किन हो जाती है, इंड्यूरेशन रहता है, उसको लिम्फोस्टैटिक वेरिकोसिस बोलते हैं या इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, हिंदी में उसको हाथी पाँव बोलते हैं। ये सेलुलाइटिस का पेशेंट है, आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में रेडनेस हुई है, सेकंड पिक्चर में पेन से मार्क किया हुआ है जहां तक पूरी इरिथमिया हुआ है स्किन में। ये मिक्सडीमा का पेशेंट है। मिक्सडीमा के पेशेंट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो डॉर्सम होता है वो स्वेल नहीं होता है, एंकल से लेके नी तक या पैल्विस रीजन तक स्वेलिंग होती है, डॉर्सम अनइफेक्टेड रहता है। बट इन केस ऑफ सेलुलाइटिस उसमें डॉर्सम इफेक्ट हो सकता है, या इन केस ऑफ क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी इसमें डॉर्सम इफेक्ट होता है। बट सिर्फ मिक्सडीमा के केस में, इस केसेस में डॉर्सम फीट इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एंकल से लेके पैल्विक रीजन तक सूजन होती है। देन ये फाइलेरियासिस का यूनिलैटरल बायलैटरल दोनों है, स्किन कोअर्स है, रफ है एंड फ्लेकी स्किन हो गई है। ये जगुलर वेन प्रेशर से भी हम चेक करते हैं, जेवीपी डिस्टिंग्विश कॉज करता है एनासार्का का। यहाँ गले के नीचे अगर स्वेलिंग हो रखी है जगुलर वेन में, जैसे एरो से दिखाया गया है, वहां पे फ्लूइड ओवरलोड का स्टेटस बताता है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के चांसेस रहते हैं, रीनल फेलियर के, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड होगा तो कार्डियक फेलियर के चांसेस 70 to 80% बढ़ जाते हैं। अब अगर जेवीपी नॉट एलिवेटेड है तब हम देखते हैं उसका प्रोटीन डिफिशियंसी स्टेट है कि वो पेशेंट सीएलडी का पेशेंट है, केरोसिस हो रखा है या नेफ्रोटिक सिस्टम है। अब उसका सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन जो अभी बताया, एलिवेटेड जगुलर वेनस प्रेशर, थर्ड हार्ट साउंड, क्रेपिटेशन ओवर द लंग बेस, ये हम सुनेंगे अपने स्टेथो से। फिर उसकी क्रॉनिक लिवर डिजीज देखेंगे, इक्टेरस। इक्टेरस एक नया वर्ड क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है फॉर द जॉन्डिस। बेसिक में समझ लीजिए, कुछ लोगों को अगर मैं एक्ट्रेस पढ़ूंगा तो लोगों को समझ में आएगा सर ये क्या चीज है, तो ये एक्ट्रेस इज एक्चुअली मेडिकल टर्म फॉर द जॉन्डिस। असाइटिस है, स्प्लीनोमेगैली है, गैनिकोमेस्टिया है, स्पाइडर नावी है, इस तरह के अगर बीमारियां पेशेंट्स को हैं तो वो लीवर डिजीज का पेशेंट है। देन किडनी डिजीज में आते हैं, अनीमिया है, ड्राई स्किन है, यूरिनिक बार्थ है, हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेडिकार्डिया है, स्किन चेंजेस हो गए हैं, ड्राई स्किन है। ये एक फ्लो चार्ट है पीडल एडिमा का कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे या कैसे उसको चेक करेंगे। तो पीडल एडिमा पहले ये देखेंगे यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है। अब दोनों कंडीशन में देखेंगे क्रॉनिक है या एक्यूट है। अगर एक्यूट होगा तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सेलुलाइटिस एंड कंपार्टमेंट सिंड्रोम का चेक करेंगे। अगर क्रॉनिक होगा तो वेनस इनसफिशिएंसी और लिम्फेडिमा चेक करेंगे। अगर बायलैटरल है तो एक्यूट में हम पूछेंगे रिसेंटली कोई ड्रग तो स्टार्ट नहीं की है। अगर क्रॉनिक होगा तो अगेन सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक। अगर सिस्टमेटिक कॉज में हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, नॉन सिस्टमेटिक में ड्रग, वीनस इनसफिशिएंसी एंड लिम्फेडिमा। इतना पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद वी विल गो फॉर द लैब टेस्ट। रूटीन लैब टेस्ट है, सीबीसी है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, टोटल प्रोटीन है, एल्बुमिन है, सीरम लिपिड प्रोफाइल है, आपका चेस्ट एक्सरे है, ईसीजी है। ये बेसिक है, थायराइड है, थायराइड का हार्मोन है।
हाँ, जब ऊपर के हमारे लैब टेस्ट में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ में आएगा, लैब टेस्ट कंप्लीटली नॉर्मल आएंगी, देन वी विल गो फॉर द डी डाइमर एलिवेटेड टेस्ट। वो स्पेसिफिकली होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए डी डाइमर। अगर डी डाइमर भी क्लियर आता है देन वी विल गो फॉर द यूएसजी एब्डोमेन एंड कब किडनी यूरिन ब्लैडर यूएसजी, और इसमें हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इशू क्या है। अगर वो भी नहीं होता देन वी विल गो फॉर द डॉपलर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस हैं जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में नहीं होते, ये टायर 1 सिटीज में होते हैं। तो अगर इस लेवल तक हमको अगर जाना पड़ेगा तो वी विल रिफर द पेशेंट फॉर द हायर सेंटर। अब इसका मैनेजमेंट अगर हमको पता लग गया कि कॉज क्या है, पेशेंट का ड्यूरेशन क्या है, पेशेंट का एक्यूट है, क्रॉनिक है, कैसा भी है, तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर सिस्टमेटिक कॉज है तो वी विल ट्रीट द सिस्टमेटिक कॉज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फ्लूइड एंड साल्ट रेस्ट्रिक्शन उसको देंगे, लूप डायरेटिक्स देंगे लाइक फ्लूजामाइड, टॉर्टिनामाइड उसको दिया जाएगा। अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो अगेन सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करेंगे, डायरेटिक्स देंगे, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग ड्रग्स देंगे जैसे बीटा ब्लॉकर हो गई, एस इनहिबिटर हो गई, अल्फा ब्लॉकर्स नहीं देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे क्योंकि वो एडीमा कॉज करती है। क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो उसको फ्लूइड और सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। डायरेटिक्स जैसा फ्रूसामाइड हो गया और अल्कासोल टाइप की डायरेटिक्स हम देंगे। एल्बुमिन इन्फ्यूज करेंगे रिफ्रैक्टरी केसेस में अगर बहुत ज्यादा एल्बुमिन कम है तो। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उसको सीपैप देंगे, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर उसको दिया जाएगा। वेट रिडक्शन उसको, अगर ओबेस पेशेंट है तो बोले भाई वेट रिड्यूस कर लो। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको हम ओरल थायरॉक्सिन मेडिकेशन से कर देंगे रिप्लेस। अगर सेलुलाइटिस है तो लिम्फ एलिवेट करके इंपीरियल एंटीबायोटिक्स जो कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए काम आती हैं, जनरेशन 2 जनरेशन 3 एंटीबायोटिक्स उनमें हम यूज करेंगे। डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो एंटीकोगुलेंट वी विल यूज लाइक वाराफ्रिन। क्रॉनिक बेड रिडन पेशेंट है तो उसका ध्यान देना है हमको बेड सोर्स के लिए भी, बैंडेज के लिए, स्टॉकिंग्स के लिए। अगर वीनस इनसफिशियंसी है तो लिम्ब एलिवेट कराएंगे, नीचे से प्रेशर हार्ट की तरफ जाएगा, कंप्रेशन स्टॉकिंग लेंगे, न्यूमेटिक कंप्रेशन लेंगे, स्किन केयर करेंगे उसका। अगर लिम्फेडीमा है तो उसको सर्जिकल प्रोसीजर से बाईपास कर देंगे, डिबकलिंग कर देंगे, या फिर उसका हम मेडिकेशन चलाएंगे। तो ये एक जनरलाइज था एडीमा का कि इसकी कॉजेस क्या हैं, इसके हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और इसको कैसे हम पता करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कंटिन्यू रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की जो क्लास ऑफ मेडिकेशन आती है उसके लिए। थैंक यू।